production of these hormones in under the control of another hormone secreted from an endocrine glands called pituitary glands. तो इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है, ये हार्मोन्स जो होते हैं इनका प्रोडक्ट जैसे एस्ट्रोजन हो गया या टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो मेल में या फीमेल में जिनका सिक्रेशन होता है, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं एक दूसरे प्रकार की इंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा कुछ हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। उसके बाद ये जो ग्लैंड्स होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, मतलब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्रंथि कहलाती। जो भी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स मतलब जो दूसरी ग्रंथियाँ पाई जाती है उनके द्वारा जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो उनको कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड्स होती है। तो ये कुछ ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जिसके अंदर कुछ मैसेज होता है और उसकी वजह से दूसरी ग्रंथियाँ जो होती है हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो कहने का मतलब जो हार्मोन स्रावित होते हैं सारा कंट्रोल करने का काम करती है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, और इससे ही मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। आगे आपके पास रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी होती हैं, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी हार्मोन्स जो होती हैं वो उसका सीक्रेशन करती हैं। और हार्मोन्स कहाँ सीक्रेशन करेंगे, वो ब्लड स्ट्रीम सीधा ब्लड के अंदर उसका सीक्रेशन ब्लड के अंदर करती है, और वो ब्लड के थ्रू क्या होती है अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंच जाती है। जहाँ उसको पहुंचना होता है अपने ब्लड के द्वारा वो पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंच जाती है, और उस पर्टिकुलर पार्ट को अपन कहते हैं टारगेट साइट, उसको टारगेट साइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो सीधे ब्लड के अंदर स्रावित होते हैं और ब्लड के माध्यम से वो अपने टारगेट साइट तक पहुँच जाती है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और टारगेट साइट जो होती है उसके बाद उस हार्मोन के जो भी रिस्पॉन्स देती है, उस हार्मोन्स के प्रति जो भी रिस्पॉन्स है या उस हार्मोन का जो भी कार्य है उसको अपन को दिखाई देने लग जाता है कि डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डेवलप होने लग जाता है उस हार्मोन की वजह से, अपने कुछ कैरेक्टर्स वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं। कहने का आगे देयर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या डक्टलेस ग्लैंड्स, और डक्टलेस का मतलब सीधे ही अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सीक्रेशन करती है। उन ग्लैंड्स को कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, जो अपना हार्मोन सीधे क्या करती है ब्लड में छोड़ती है। कहने का मतलब किसी ट्यूब के माध्यम से नहीं छोड़ती, वो सीधा ही उसमें सीक्रेशन कर देती है। उन इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहते हैं अपन डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। आगे है द टेस्टेज इन ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। टेस्टेज और ओवरीज के अंदर आपके सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल और मेल सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स द आर अंडर एंड कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये भी कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल नियंत्रित किए जाते हैं हार्मोन्स के माध्यम से जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मेच्योर इन द ओवेरीज। एक जो होता है हार्मोन स्रावित करती है जिसकी वजह से क्या होता है ओवा या एक जो होते हैं मेच्योर हो जाते हैं ओवेरीज के अंदर, एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्ट। और एक ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। तो एग और स्पर्म को मेच्योर करने में भी क्या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टेज एंड ओवरीज आर रिलीज टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में होता है नॉर्मली। ठीक है, आगे चले अपने पास रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। और एडोलेसेंस के दौरान
कैपेबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने को कैपेबल हो जाते हैं, मतलब क्षमता आ जाती है, उसके टेस्टिस जो ओवरीज जो होते हैं गैमेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। द कैपेसिटी फॉर maturation and production of gametes last for a much longer time in male than in female. The capacity of maturation and production gametes का मेच्योर होना और उनके प्रोडक्शन होना ये फीमेल के अंदर जल्दी हो जाता है, मतलब फीमेल में जो गेमेट्स होते हैं उनका मेच्योर होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन इन प्यूबर्टी। इन फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है उसकी शुरुआत हो जाती है प्यूबर्टी के दौरान, यानी कि 10 से 12 साल के अंदर स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स के अंदर 10 से 12 साल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जो गेमेट्स वगैरह है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और मेच्योर हो जाते हैं। ये सारे 10 से 12 साल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और ये लगभग अंत चलता 45 से 50 साल की उम्र तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है गर्ल्स के अंदर वो 10 से 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 साल की उम्र तक चलता रहता है, वहाँ तक एग्स बनते रहते हैं, ऐसा, ठीक है। गर्ल्स में द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओवा जो होते हैं, एग जो होते हैं वो बिगिन हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान ही। वन ओवा मेच्योर, जब एक ओवा मेच्योर हो जाता है एंड इट रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 20 or 30 days। जब क्या होता है आपका ओवम जो होता है या ओवा जो होता है मेच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या करता है 28 से 30 दिन के अंदर ये रिलीज़ कर दिया जाता है, मतलब 28 से 30 दिन के अंदर कर इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, रिलीज हो जाता है ओवरीज। तो बच्चों अपन ने देखा कि गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब एमसी जो पीरियड होता है 28 से 30 दिन के भीतर हो जाता है, और फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिन, मतलब मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन पहली बार होता है उसको मेनाज के नाम से जाना जाता है, और 45 से 25 साल तक ये होता रहता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है वो 45 से 25 साल तक फीमेल्स के अंदर रेगुलरली आता रहता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स, और 45 से 25 साल के बाद नॉर्मली बंद हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्स मोनोपॉज, और इसी को मोनोपोज के नाम से जाना जाता है, उसका बंद होना मोनोपोज कहलाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर, यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, इस टेक सम टाइम्स टू बिगिन्स रेगुलरली, और कुछ समय बाद ये अपने आप ही रेगुलर हो जाता है, नियमित हो जाता है। मतलब कई बार क्या होता है गर्ल्स के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो इरेगुलर होता है, अनियमित हो जाता है, कभी 28 दिन बाद भी हो जाता है, 25 दिन बाद भी हो जाता है, या 30 दिन के बाद भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये टाइम के अनुसार अपने आप ही रेगुलर हो जाता है, नियमित हो जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे, ठीक है। आगे देखें अपन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ कंट्रोल बाय हार्मोन्स। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, इस साइकिल के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड होता है उस दौरान जो एग्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और जब एग्स जो होते हैं मेच्योर हो जाते हैं तो उस दौरान इस रिलीज, और ये रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होते हैं उसी दौरान क्या होता है आपका कि यूटेरस होता है, यूटेरस की जो वॉल होती है, दीवारें होती है, वो थिक होने लग जाती है, ठीक है। और इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, अगर जैसे एग्स रिलीज होने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो ये वॉल्स जो होती है यूटेरस की वो ब्रेक डाउन, मतलब टूटने लग जाती है, और इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। इन केस द एग इज fertilized, it begin to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 6। जैसे आपने 6 में पढ़ा कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या होता है यूटेरस में जाके एम्बेडेड हो जाता है, स्थापित हो जाता है, और वहाँ पे इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद
जो भी बेबी होता है वो डेवलप होता है और टाइम पीरियड के बाद वो डिलीवरी वगैरह द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर आ जाता है, मदर के माँ जो होती है उसको जन्म दे देती है। ठीक है, आगे अपने पास हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन। किसी भी जो बेबी होता है डेवलप होता है उसका सेक्स का निर्धारण किस तरह से होता है। नॉर्मली अपन जानते हैं सेक्स का निर्धारण जो होता है उसके लिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोसोम्स अगर चलिए बात करें अपन, देखिए मेल और फीमेल जो होता है मतलब ह्यूमन बींग्स होता है उसमें 46 जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। और इसके अंदर बात करें 23 पेयर, 23 पेयर की बात करें तो 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर मेल और फीमेल दोनों के अंदर 23 होते हैं। अब क्या होता है 22 तो है ना मेल और फीमेल में सेम टू सेम होते हैं, 22 पेयर्स तो सेम टू सेम होते हैं, दोनों के अंदर सेम होंगे कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन सिंगल जो पेयर होता है, एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है। अब मेल के अंदर जो होता है XY होता है और फीमेल के अंदर जो सिंगल जोड़ी क्रोमोसोम होता है उसको अपन बोलते हैं XX क्रोमोसोम होता है। ठीक है, XY मेल के अंदर और XX फीमेल के अंदर। ये जो XY और X जो क्रोमोसोम होता है, सिंगल जो क्रोमोसोम होता है, इसी को बोला जाता है, इसी को क्या कहते हैं अपन, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही क्रोमोसोम होते हैं जो कि किसी भी बेबी के सेक्स का निर्धारण करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। यही लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मेल और फीमेल में तो अपन जानते हैं मेल के थ्रू जो होते हैं गेमेट्स होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं। और प्रत्येक स्पर्म के अंदर क्या होता है, एक स्पर्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे के अंदर वाई होता है, जैसे अपन माने। ठीक है, ये गेमेट बन गए। ऐसे ही क्या होता है, जैसे फीमेल होती है उसके अंदर जो गेमेट्स बनेंगे उसके अंदर एग होता है, उनके गेमेट्स का नाम, तो एक में एक्स होगा और दूसरे में भी क्या होता है एक्स ही होगा, दूसरे में भी क्या होगा एक्स ही होगा। अब ये गेमेट बन गए। अब ये गेमेट क्या होंगे, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो मेल का जो एक्स है, एक्स जो स्पर्म वाला क्रोमोसोम है, ये क्या करेगा फीमेल के एक्स से फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के परिणामस्वरूप यहाँ से एक्स आ जाएगा और इधर से भी एक्स ही आएगा। ठीक है, तो जाइगोट बना अपने पास, उसके अंदर जो क्रोमोसोम आ गए वो कौन सा आ गया, XX आ गया, दोनों XX है। ऐसा ही ये एक्स है, अगर इससे फर्टिलाइज कर ले तो यहाँ से एक्स आ गया, वहाँ से भी एक्स आ गया भाई दोनों से। तो इसका मतलब दोनों जो क्रोमोसोम है वो कौन से XX ही हैं। अब ये वाई वाला है इस एक्स के साथ करेगा तो क्या बनाएगा भाई, यहाँ से तो वाई आ जाएगा, वहाँ से एक्स आ जाएगा, तो XY हो जाएगा इसमें। ऐसा ही ये वाई वाला इसके साथ अगर फर्टिलाइज करे तो यहाँ से तो वाई आ गया और यहाँ वहाँ से एक्स आ गया। तो देखिए जहाँ पे आपको वाई दिख रहा है ना, वाई, ये वाई जो सेक्स क्रोमोसोम जहाँ दिख जाए इसका मतलब इससे जो बेबी डेवलप होगी वो होगी मेल। और जहाँ पे XX दोनों ही XX हो तो ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं जिनमें जिस गेमेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिस जाइगोट में प्रेजेंट रहेंगे, तो उस जाइगोट से कौन डेवलप लेगा, फीमेल डेवलप लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो क्रोमोसोम होता है, वाई जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वाई, और वाई किसके पास होता है भाई, फीमेल के पास नहीं होता, मेल के पास होता है। मेल के पास वाई सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसलिए बेबी के सेक्स निर्धारण के लिए, डिटरमाइन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसी के पास वाई सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से अपन गर्ल्स और बॉयज़ का डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, तो आगे अपने पास हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स अपने पास अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, होते हैं, उनके बारे में अपन को नॉलेज करना। देखिए लुक एट फिगर 7.3 को देखिए, 7.3 आपके पास ये रहा। तो यहाँ देखिए सिर के ऊपर यहाँ पे अपना ये हेड हो गया, हेड पे टॉप के ऊपर ये होती है, तो ये कौन सी ग्लैंड आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है इसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना था। भाई मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको, कि ये जो ग्लैंड्स जो होती है, जैसे बाकी जो ग्लैंड्स है ना, ये बाकी जो ग्लैंड्स है आपके पेनक्रियास हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई। ठीक है, तो यानी कि ग्लैंड्स हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, पेनक्रियास ग्लैंड्स हो गई। तो ये ग्लैंड्स जो भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है वो क्यों करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है
एक ऐसा हार्मोन सीक्रेशन करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से, मतलब जिसकी वजह से ये है ना अपना हार्मोन सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो हार्मोन सीक्रेशन करेगा उसमें कुछ ऐसा मैसेज होता है जो कि इन ग्लैंड्स को हार्मोन सीक्रेशन के लिए तैयार करता है, ठीक है, या इनको मैसेज करता है कि आप अपना हार्मोन सीक्रेशन करिए, स्रावित करिए, ठीक है। तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है। दूसरी जो है आपके पास देखिए थायराइड ग्रंथि, ये अपनी जो नेक होती है उसके यहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। और अपन जानते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए भाई, आयोडीन की नेसेसरी होता है, आयोडीन। और आयोडीन जो होता है नॉर्मली कॉमन साल्ट जो होता है उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर अपन आयोडीन नहीं खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन डेवलप नहीं होगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन डेवलप नहीं होगा तो अपने गोइटर नामक डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर आपका ये गला जो होता है ये फूल ऐसा मोटा हो जाता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको अपन गोइटर डिजीज कहते हैं। किसकी वजह से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से या डिफिशियंसी की वजह से होता है। दूसरा है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। तो इससे एड्रिनलिन एक हार्मोन होता है, उसका सीक्रेशन होता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, जब भी अपन स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं, तनाव वगैरह में रहते हैं, तो ये अपन को क्या करता है, उससे लड़ने की ताकत, मतलब स्ट्रेंथ अपन को अवेलेबल कराता है, ताकत अपन को देता है, मजबूती अपन को प्रदान करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स कहलाती है, ठीक है। पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, ये जो होते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस में कौन से होते हैं भाई, ठीक है। टेस्टिस के अंदर अपन जानते हैं कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्रावित होता है, और इसी की वजह से जो होती है यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं उनका निर्माण होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये जो होता है फीमेल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए और देख लेते हैं अपन इसमें। देखिए फिगर 7.3 अपन ने देखा, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। तो आपके पास कि पिट्यूटरी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो कुछ हार्मोन्स स्रावित करती है, और उसकी वजह से टेस्टिस या ओवरीज जो होते हैं वो हार्मोन्स का स्रवण करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है भाई, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको बोला जाता है जिसके अंदर कोई भी जो हार्मोन्स होते हैं ना सीधे ब्लड के अंदर, जिनका सीक्रेशन किस में होता है, सीधे ब्लड में, ठीक है, यानी कि किसी डक्ट के द्वारा नहीं होता, ये सीधी ब्लड के अंदर इनका सीक्रेशन होता है। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक है, वो सीधे ब्लड में छोड़ जाते हैं। इस कारण इस प्रकार की ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, याद रखना, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है किसको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है कहाँ अटैच होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड द ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है एक भाग होता है किसका, टेस्टिस और ओवरीज का, मतलब उसको हेल्प करता है हार्मोन्स के सीक्रेशन में। टेस्टिस और ओवरी जो भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है उसमें मदद करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट किए हुए हार्मोन्स हेल्प करते हैं, मतलब। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि आपका थायराइड हो गया, पेनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स। Bujofeli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. नॉर्मली भुजो और पहली जो है अपने विजिट करने गए, उसकी आंटी जो थी डॉक्टर थी, उसके वहाँ पे वो विजिट करने गए, घूमने गए उसके पास, और वहाँ पे उनको याद है कि वहाँ पे एक लड़का जा, तो उसका नाम, लड़का बॉयस काम करता था, उसका नाम था काका, और उसका जो थ्रोट था वो काफ़ी फूला हुआ था, बाहर लटका हुआ दिख रहा था। देयर आंट हैज़ टोल्ड, उसकी आंटी ने उनको बताया, द काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। उन्होंने बताया कि काका जो है वो किससे पीड़ित है, गोइटर नामक डिजीज़ से पीड़ित है, और ये किसकी वजह से होती है, थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है।
Kaka's thyroid glands was not producing the hormone thyroxine. तो उसके आंट ने बताया कि थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही और इसी वजह से गोइटर नामक डिजीज हो रखी है उसको. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. और उस आंट ने उनको ये भी बताया कि उनके जो अंकल हैं वो किससे पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ है उनको. बिकॉज क्योंकि हिज पेनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग देयर हार्मोन इंसुलिन. तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है उसका सीक्रेशन नहीं कर पा रही सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर. इस वजह से उनके अंकल को डायबिटीज़ हो रखा है, डायबिटीज़ नाम की डिजीज़ से सफरिंग है. बूजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड. और बूजो और पहली ने उसके बाद अपनी आंटी से एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा. विच आर ऑल्सो शो इन द चार्ट ऑन द वॉल ऑफ द हर. तो उसने क्या आंटी की दीवार के ऊपर, जो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल की दीवार बहुत सारे अपन जहाँ चार्ट रखे होते तो वहाँ पे उन्होंने इसका नाम देख लिया था एड्रिनल ग्लैंड्स का. तो उन्होंने पूछा भाई एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है. फिर द आंट टोल्ड देम, आंट उनको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द बॉडी. उसने बताया कि एड्रिनल हार्मोन्स क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट होता है उसका बैलेंस बनाए रखती है. एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स द हार्मोन्स एड्रेनलिन. और उसने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है एड्रेनलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है. इट्स हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री. तो इसने बताया कि ये अपन को स्ट्रेस होता है ना तब अपन को उसको एडजस्टमेंट में मदद करती है. ठीक है. थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. और थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है अपने हार्मोन का सीक्रेशन तभी करती है जब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हार्मोन्स के द्वारा उनको मैसेज करती है, तब जाके वो ये अदर्स जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, उनका सीक्रेशन करती है. पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी जो होती है ग्रोथ हार्मोन्स को भी क्या करती है, उसका भी सीक्रेशन करती है. वो क्या करती है अपनी नॉर्मल ग्रोथ में मदद करता है. ठीक है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है भाई, मास्टर ग्लैंड्स होती है, दूसरे ग्लैंड से उन हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उनको प्रेरित करती है. इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है. ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल जो ग्रोथ होती है पर्सन की उसमें मदद करता है. ठीक है. आगे देखें रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग. अब इंसेक्ट और फ्रॉग में बात करें किस तरह से हार्मोन्स जो होते हैं उनको उनके जीवन में डेवलपमेंट में मदद करते हैं उसके बारे में देखें. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग. अपन ने पढ़ा कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है. द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम ए फ्रॉग. अपने पढ़ा कि टेडपोल जो होता है जो अलग अलग स्टेज होती है उनको क्रॉस करते हुए क्या बनाता है भाई एक फ्रॉग में डेवलप हो जाता है. अलग अलग स्टेज को क्रॉस करेगा धीरे धीरे डेवलप होता हुआ और एक एडल्ट जो होता है फ्रॉग बन जाता है. दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट. और ये चेंज कहाँ होते हैं लार्वा से एडल्ट बनने में होते हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है भाई मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कोई भी जो होता है लार्वा जैसे मेंढक के अंदर लार्वा से एडल्ट फ्रॉग के लार्वा से एडल्ट में डेवलप होने के लिए जो भी चेंजेस होते हैं वो प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, उसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन. इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा. इन ए फ्रॉग के अंदर इट इज़ कंट्रोल बाय थायरोक्सिन. फ्रॉग के अंदर ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स के द्वारा. द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. और थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसका प्रोडक्शन किस बात पे निर्भर करता है कि पानी के अंदर कितना आयोडीन प्रेजेंट है. तो आयोडीन जो होता है वही हेल्प करता है थायरोक्सिन के डेवलपमेंट में. इफ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन. अगर आपके वाटर के अंदर टेडपोल ग्रो नहीं करेगा यदि सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट ना हो
द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट, और टेडपोल जो होता है एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा यदि वाटर में सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा। आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब थायराइड जो ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करेगी। जब थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्रोग जो है एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग्स एट एनी एज नीड्स टू हैव ए बैलेंस डाइट। मतलब अपन को कि सभी को, जो भी मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स है, सभी को किसी भी एज का हो उसको क्या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या होगा उसकी हेल्थ जो होती है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छी स्वास्थ्य बना रहेगा। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, और सबसे पहले जो भी पर्सन होता है उसको सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन, खुद की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अंडरटेक इक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ तक कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी उसको करनी चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम्स इवन मोर इनिशियल एज द बॉडी ऑफ ग्रोइंग। एडोलसेंस के दौरान ये जो होते हैं मोर इनिशियल एज द बॉडी ग्रो, बॉडी की ग्रोइंग में किस प्रकार से मदद करते हैं, तो ग्रोइंग में बहुत काफ़ी मदद करती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज करना, अपने जो भी हाइजीन होता है, मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये सब जो होते हैं अपने ग्रोथ में मदद करने में आता। आगे है आपके पास न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस की बात करें। एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस में क्या होता है, लगातार जो होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। हेंस द डाइट ऑफ फॉर एन एडोलसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। यहाँ पे क्या एडोलसेंस के दौरान जो डेवलपमेंट होता रहता है, इस वजह से अपन को इस दौरान सावधानी रखनी पड़ती है अपने खान पान के अंदर भी। और अपन को ऑलरेडी अपन ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर, मतलब बैलेंस क्वांटिटीज़ के अंदर वो प्रेजेंट हो किसी भी फूड में, तो अपन बोल सकते हैं वो बैलेंस डाइट है। Recall that a balanced diet means that the meals include protein, carbohydrate, fat and vitamins in the requisite proportion। तो अपन जानते हैं किसी भी मील के अंदर अगर प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये अच्छे अनुपात में उपस्थित हो तो उसका अपन बैलेंस डाइट कह सकते हैं। आवर इंडियन मील्स जैसे रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस्ड मील। तो अपना जो भारतीय खाना है जिसके अंदर अपन रोटी रह सकते हैं, राइस, दाल, ये क्या है, एक बैलेंस डाइट है। ठीक है। तो ये मिल्क इज ए बैलेंस फूड इन इट्स। मिल्क जो होता है अपने आप में बैलेंस फूड है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट। फ्रूट जो होते हैं अपन को विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अवेलेबल कराते हैं। फॉर इनफेक्ट मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशमेंट दैट द नीड। और ऐसा ही क्या होता है, मदर्स का जो मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, उसमें भी सारे न्यूट्रिशमेंट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। आयरन जो होता है वो ब्लड को बनाता है। आयरन रिच फूड जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, जेगरी हो गया, मीट हो गया, साइट्रस हो गया और इंडियन गोसबेरी यानी कि आंवला हो गया आर गुड एडोलसेंस के दौरान इन चीज़ों को खाना चाहिए। उससे ब्लड जो होता है वो बनता है। किससे बनता है? आप लीफी वेजिटेबल्स खाइए, गुड़ वगैरह यूज़ करते हैं अपन लोग, उसका यूज़ करिए तो भी क्या होगा, ब्लड अपने बॉडी में ज़्यादा बनेगा मीट वगैरह खाने से। ठीक है। या आंवला वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा बनता है कहने का मतलब। तो एडोलसेंस के दौरान मदद करता है। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अपने लंच और डिनर के अंदर जो भी मील है उसकी चेक करिए। इन द मील बैलेंस और न्यूट्रिएंट, क्या वह मील जो होता है बैलेंस्ड है या न्यूट्रिशियस है, मतलब उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं यानी ये देखिए। डज इट इंक्लूड cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth। ठीक है। तो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं नट्स हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेज हो गया, ये प्रोटीन्स अवेलेबल कराते हैं जो कि ग्रोथ में मदद करते हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स और शुगर। इसके अंदर आपके पास फैट और शुगर भी हो सकता है जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। व्हाट अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड। तो आप फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में क्या बोलेंगे जो कि अपन के पास प्रोटेक्टिव फूड के तौर पर जाने जाते हैं। अपनी बात करें चिप्स और पैकेट्स के अंदर जो भी फूड होता है वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिसके न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं हो पाते तो उनको खाने से परहेज करना चाहिए। इसको आप जैसे मार्केट में जो भी चिप्स वगैरह या नमकीन वगैरह मानिए आप कोई भी, ठीक है, जो पैक्ड आती है, मतलब पैकिंग जो
ईटिंग प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनको आप नकारिए, उनसे दूर रहिए, उनमें कोई अपन को न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होने वाले। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो पर्सनल हाइजीन में खुद को स्वच्छ रखने से संबंधित है। इसके लिए टीनेजर्स में आपको इसका ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें, क्योंकि स्वीट ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है, अपनी बॉडी में स्माइली, मतलब उससे गंध आने लग जाती है, इसलिए अपनी बॉडी को अच्छी तरह साफ़ करें, वॉश करें रोज़, ठीक है। अगर वॉश नहीं करेंगे तो क्या है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो पनप जाएंगे, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को आप रोज़ साफ़ करें, अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक। आगे है फिजिकल एक्सरसाइज। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अपन को फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए क्या कर सकते हैं भाई, आप वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कहाँ पे, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। लास्ट है आपके पास नो ड्रग्स। तो क्या होता है, कई बार जैसे एडोलसेंस जो एज होती है उसमें इतने समझ नहीं होती बच्चों को, इस वजह से कई बार कुछ ऐसे लोगों से कुछ दोस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोग उनको मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, नॉर्मली इस एज के अंदर उन बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस की वजह से जो भी बच्चे होते हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर फील करते हैं तो कोई कि दोस्तों के संपर्क में आ जाते हैं, वो दोस्त उनको मिसगाइड कर देते हैं कि भाई ये ड्रग्स वगैरह है, स्मोक वगैरह, आप इनका यूज़ करो, इससे बड़ा मज़ा आता है, टेंशन फ्री हो जाते हो। तो वो बच्चे हैं ना, लोग इनका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि आप ड्रग्स को ना बोलिए। अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अनसिक्योर फील ना करें, कोई प्रॉब्लम हो घर पे ज़रूर बताएं आप लोग, लेकिन आप इनसे दूर रहें, ड्रग्स वगैरह, स्मोक वगैरह, ठीक है, टोबैको वगैरह, आप इनसे दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें आप इनसे, क्योंकि इससे आपकी सेहत भी ख़राब होगी, आपका पैसा भी ख़राब होगा, आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा, घर वालों का फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो आप प्लीज़ इनसे दूर रहें, एकदम दूर रहें, ठीक है। तो आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको जाकर देखें। पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।